पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन अपने दो दोस्तों थॉमस और जैकब के साथ नेशनल ज्योग्राफिक के लिए लद्दाख के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाने के लिए अमेरिका से भारत लौटता है। लेकिन लद्दाख की राजधानी लेह पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि नेशनल ज्योग्राफिक ने उनके साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। वे लद्दाख से वापस लौटने के बजाय वहां कुछ दिन रुककर घूमने का निश्चय करते हैं और भारत चीन सीमा पर बसे आखिरी गांव देमचौक की ओर निकल पड़ते हैं। देमचौक पहुंचने से पहले उन्हें रास्ते में ही रात होने लगती है, तो वो रास्ते में पड़ने वाले गांव कोयुल में ही तांजिल नामग्याल जी के होमस्टे में ठहर जाते हैं। नामग्याल जी जब फार्म से माथे पर लाल टीका लगे बकरे को घर ले आते हैं तो अर्जुन को शक होता है और वो रात को नामग्याल जी का पीछा करते करते नदी के तट तक जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक विशालकाय मानव आकृति नामग्याल जी के सामने प्रकट होती है और उस लाल टीका लगे बकरे को उठाकर ले जाती है। ये खौफनाक दृश्य देखने के बाद अर्जुन भागकर वापस होमस्टे चला आता है और अपने बिस्तर में दुबक जाता है। उसे महसूस होता है मानो कोई दरवाजे पर खड़ा अंदर झांक रहा हो। अब आगे अंधेरे में कुछ दिख तो नहीं रहा था, मगर अर्जुन फिर भी ऐसे एकटक दरवाजे की ओर देखता रहा मानो किसी भी पल कोई उस पर झपट पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही हल्के कदमों की आहट सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और दूर जाते हुए सुनाई दी। ये सुनकर उसकी जान में जान आई। भय थोड़ा कम हुआ तो तरह तरह के बुरे ख्याल उसके मन में आने लगे कि कहीं नामग्याल जी ने उसे देख तो नहीं लिया होगा। क्या वो दानव मानव बलि देता होगा? कहीं नामग्याल जी हमें उस दानव के हवाले न कर दें। ऐसा कोई दानव सच में होता है, कौन उसका विश्वास करेगा? जैकब और थॉमस तो अमेरिका यूरोप के रहने वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दानव खुद चलकर मेरे पीछे यहाँ आया हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बावर्ची भी नामग्याल जी के साथ मिला हुआ हो। देखा नहीं था बकरे के बारे में पूछने पर उसका चेहरा कैसे उतर गया था। ऐसे ही सवाल जिनके जवाब उसके पास नहीं थे, वो बहुत देर तक उनमें उलझा रहा। फिर न चाहते हुए भी न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह के 9 बज चुके थे। खिड़की से होते हुए धूप अब सीधे अर्जुन, जैकब और थॉमस के बिस्तर पर पड़ने लगी थी, जो कि अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तापमान भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बावर्ची चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ और उनको जगाते मजाकिया अंदाज में भारतीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वालों के स्टाइल में बोला, चाय चाय चाय, सर उठ चाहिए, आपका स्टेशन आ गया है, कब तक सोते रहेंगे? उसके लहजे में दोस्ती की रंगत थी। जो पिछली रात साथ बैठकर शराब पी थी, ये उसी का असर था। जो पीते हैं वो जानते हैं कि दोस्त बनाने का सबसे आसान तरीका है साथ बैठकर पीना, और यही वजह थी कि उसने चाय भी कमाल की बनाई थी। अर्जुन, जिसे उठते ही सरदर्द महसूस हुआ था, वो भी चाय पीकर तरोताज़ा हो गया। आप लोग नहा धो लीजिए, मैं नाश्ते का इंतज़ाम करता हूँ, ये कहकर बावर्ची वहाँ से चला गया। अर्जुन अभी इसी असमंजस में था कि रात उसने जो कुछ भी देखा उसे थॉमस और जैकब को किस तरह बताए। फिर उसने सोचा, क्यों ना जाकर नदी के पास उसी जगह को देखा जाए जहाँ रात को उसने उसे तैरते को देखा था, और वहीं पर वो सारी बात उनको बता भी देगा। अर्जुन के कहने पर जैकब और थॉमस भी उसके साथ हो लिए। होम स्टे से निकलते समय अर्जुन ने बावर्ची से पूछा, भाई वो नामग्याल जी नहीं दिख रहे? तो बावर्ची ने बताया कि नामग्याल जी तो सुबह तड़के ही किसी काम से निकल गए, लेकिन कुछ देर में लौट आएंगे। थोड़ी देर बाद नदी किनारे टहलते टहलते तीनों उसी जगह पहुंच गए जहां रात को अर्जुन ने उस विशालकाय मानवाकृति को देखा था। जब अर्जुन ने उन्हें रात का किस्सा सुनाया तो जैकब और थॉमस उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, लगता है रात को तुझे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। ज़रूर तुझे कोई सपना आया होगा। वे समझ रहे थे कि अर्जुन उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब अर्जुन ने बार बार पूरे विश्वास के साथ अपनी बात को दोहराया और कहा कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ है, ये कोई सपना नहीं था,
बल्कि उसने अपनी आंखों से नामग्याल और उस दैत्य को इसी जगह पर देखा था। थॉमस और जैकब के लिए हालांकि ये यकीन करना कठिन था कि ऐसा कुछ संभव है, क्योंकि अर्जुन एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। इस विश्वास को देखकर उन्हें भी भरोसा हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अर्जुन की पूरी बात सुनकर जैकब बोला, अगर ऐसा है और तुम सच बोल रहे हो तो भी हमें बाहर किसी के पास इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। उल्टा नामग्याल हमारा दुश्मन बन जाएगा। जान का खतरा क्यों मोल लें? अच्छा तो ये होगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल चलें। अर्जुन और थॉमस ने भी जैकब की इस बात का समर्थन किया और तय किया कि वे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। तीनों फटाफट वापस होमस्टे पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही बावर्ची उनका इंतज़ार कर रहा था। उनको देखकर बावर्ची बोला, आप लोगों ने बड़ी देर कर दी। ऐसा कीजिए, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो नाश्ता नहीं करेंगे, उन्हें तुरंत निकलना है। हड़बड़ी में उन्होंने अपना सामान पैक किया। बावर्ची को रात के ठहरने और खाने का बिल पे करके अपनी बाइक्स पर वहाँ से इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित लद्दाख के आखिरी गांव दैमचौक के लिए रवाना हो गए, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर आगे था। होमस्टे से मुख्य मार्ग तक पहुँचने से पहले बीच में 200-300 मीटर का एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ और संकरा रास्ता पड़ता था, इसलिए तीनों अपनी बाइक्स बहुत संभाल कर चला रहे थे। इसी रास्ते पर नामग्याल जी का शीप फार्म भी पड़ता था। जब वो शीप फार्म के आगे से गुजरे तो अर्जुन ने नोटिस किया कि वहाँ चर रहे बकरों के झुंड के बीच आज भी एक बकरा था जिसके माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। उसका माथा ठनका और उसने बाइक रोक दी। उसे देखकर जैकब और थॉमस ने भी अपनी बाइक्स रोक दी और पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन धीरे से बोला, वो देखो, आज भी एक बकरे के माथे पर लाल टीका लगा हुआ है। शायद आज रात को भी वो राक्षस, वो दैत्य या वो जो कुछ भी था फिर से वापस आएगा। ये सुनकर जैकब बोला, अरे हमें क्या मतलब वो आए या ना आए, हम तो निकल लेते हैं यहाँ से। मैं तो कहता हूँ दैमचौक से सीधे वापस लेह निकल चलेंगे और कल सुबह की फ्लाइट से सीधे दिल्ली। थॉमस, जो कि अब तक एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो बोला, मुझे एक आइडिया आया है। तो जैकब ने पूछा, कैसा आइडिया? थॉमस ने जवाब दिया, अगर अर्जुन की बात सही है और रात को वो दैत्य फिर से आता है तो क्यों ना हम उसकी तस्वीरें खींच लें। कुछ आइडिया भी है, कितनी बड़ी स्टोरी बन जाएगी। नेशनल ज्योग्राफिक वाले खुद दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे। एक्साइटेड होकर जैकब बोला, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी स्टोरी होगी, कवर पेज पर आएगी और सारे न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस बनेगी। अर्जुन, जो कि अब तक चुप था, बोला, लेकिन यार इसमें बहुत रिस्क है। रात को मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। कुछ नशा भी था और कुछ ये जानने की जिज्ञासा कि नामग्याल जी कर क्या रहे हैं। अगर मालूम होता कि वहाँ वो दैत्य प्रकट हो जाएगा तो मैं ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता। इसमें जान का खतरा है। अर्जुन की बात काटते हुए थॉमस फिर बोला, अरे यार, सच जानने के लिए जान का खतरा तो उठाना ही पड़ता है। सोच, अगर कामयाब हुए तो लाइफ बन जाएगी, और वैसे भी हम लोग फोटो जर्नलिस्ट हैं। सच के लिए हम जान जोखिम में डालते ही हैं। देखा नहीं तूने जर्नलिस्ट कैसे सीरिया, गाज़ा, यूक्रेन में जाकर युद्ध की रिपोर्टिंग करते हैं? उसमें भी तो जान का खतरा है। और तू डर क्यों रहा है? सही तरीके से प्लान करेंगे, दूर से फ़ोटो खींचेंगे, कोई रिस्क नहीं होगा। ये सुनकर अर्जुन बोला, चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि वापस होमस्टे चलते हैं, खाना खाते हैं, नामग्याल जी को बोल देंगे कि हमारा प्लान चेंज हो गया है और आज रात को हम यहीं ठहरेंगे। अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए जैकब बोला, अर्जुन ठीक बोल रहा है, ऐसा ही करते हैं। रात भर जागना है तो आज दिन को ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। इस बात पर सब सहमत हो गए और अपनी बाइक्स को वापस होमस्टे की ओर मोड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो वापस होमस्टे पहुंच चुके थे। अपनी बाइक्स को होमस्टे के बाहर पार्क करके वो जैसे ही अंदर दाखिल होने लगे कि जैकब धीरे से अर्जुन और थॉमस से बोला, लेकिन हम बोलेंगे क्या कि वापस क्यों लौट आए? थॉमस ने जवाब दिया, कह देंगे कि अर्जुन के सर में तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए आज यहीं रुककर आराम करेंगे।
होमस्टे के अंदर जाते ही उन्हें बरामदे में बावर्ची मिल गया, जो कि वहाँ बैठा बीड़ी पी रहा था। उन्होंने उसे वही अर्जुन के सरदर्द वाली मनगढ़ंत कहानी सुना दी। बावर्ची ने उनकी बात सुनकर कहा, तो फिर आप लोग आराम कीजिए, क्या आप नाश्ता करेंगे? मैंने आलू के पराठे बनाए थे, लेकिन वो ठंडे हो गए हैं। अपने कमरे में जाने से पहले वो बोले, ऐसा करो, पराठे गर्म करके हमारे कमरे में ही ले आओ और साथ में चाय भी ले आओ। थोड़ी देर बाद बावर्ची उनके कमरे में चाय पराठे लेकर आ गया। अब तक उन्हें काफ़ी तेज़ भूख भी लग चुकी थी। आलू के पराठों के साथ मक्खन का भारी नाश्ता होते होते दोपहर के 12 बज गए। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब सो जाना चाहिए और बावर्ची को भी ये कह दिया कि उनके लिए दिन का खाना ना बनाए और साथ में ये हिदायत भी दे दी इस दौरान उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, वे अब शाम को ही सोकर उठेंगे। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब अर्जुन की आंख खुली। उसने जल्दी से थॉमस और जैकब को उठाया। सूर्यास्त होने में अब ज़्यादा समय नहीं था और इसी दौरान उन्हें रात की तैयारी भी करनी थी। उठकर वे सीधे नदी किनारे उसी जगह पर पहुंचे जहां पिछली रात को अर्जुन ने नामग्याल जी के साथ उस दैत्य को देखा था। वहां से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बड़ी चट्टान के पीछे एक सेफ जगह भी मिल गई, जहां बैठकर वे आराम से उस दैत्य की फ़ोटो खींच सकते थे। और वे यही दुआ करते रहे कि आज रात उन्हें ये मौका मिल जाए। उन्हें ये डर भी सता रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साथ ही साथ ये उत्साह भी था कि अगर कामयाब हुए तो एक बहुत बड़ी खोज दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे। जब वे वापस होमस्टे पहुँचे तो लगभग अंधेरा हो ही चुका था। बावर्ची रसोई में खाना पका रहा था। उन्हें देखकर वो बोला, क्यों भाई लोग, आज रात का क्या प्लान है? बोतल ले आऊं क्या? इस पर अर्जुन उसे पैसे देते हुए बोला, जाओ रम की एक बोतल ले आओ। कमरे में पहुंचकर जैकब और थॉमस अर्जुन से बोले, अरे यार तुम भी कमाल करते हो, उसे पैसे क्यों दे दिए? पिएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो अर्जुन ने जवाब दिया, हम कम पिएंगे, ज़्यादा पिलाएंगे। हो सकता है बातों बातों में इस आदमी से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थॉमस और जैकब को अर्जुन की ये बात पसंद आई और बोले, हाँ ये हो सकता है उसे कुछ पता हो और नशे में हमें कुछ काम की बात बता दे। इसके बाद तीनों बारी बारी कमरे की खिड़की के पास बैठकर बाहर रास्ते की निगरानी करने लगे। वे देख रहे थे कि क्या आज भी नामग्याल जी माथे पर लाल सिंदूर लगे बकरे को लेकर घर आएंगे। इस बीच उन्होंने रात को क्या क्या सावधानियां बरतनी है इस बारे में भी डिस्कशन किया। उस दैत्य की फ़ोटो खींचते हुए कोई शोर शराबा ना हो, इसलिए ये भी फैसला लिया कि अपने मोबाइल फ़ोन्स घर पर ही छोड़कर जाएंगे। इस दौरान जब जैकब खिड़की से बाहर झांक रहा था तो उसने बावर्ची को जाते हुए देखा। जैकब बोला, वो देखो बावर्ची बाहर जा रहा है, ज़रूर शराब लेने गया है। वे बहुत देर तक खिड़की के पास बैठकर नामग्याल जी के घर वापस लौटने का इंतज़ार करते रहे। इस दौरान बावर्ची भी वापस लौट आया, लेकिन नामग्याल जी का कोई अता पता नहीं था। अब तो रात के 8 बजने को आए थे। खिड़की से बाहर झांकते हुए चिंतित स्वर में अर्जुन बोला, क्यों ना एक बार नामग्याल जी के फार्म में जाकर देख के आए कि वो वहाँ हैं या नहीं। अर्जुन का यह सुझाव जैकब को पसंद नहीं आया और वो बोला, नहीं नहीं, हमारा इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। नामग्याल जी को शक हो गया तो कुछ और देर इंतज़ार करते हैं। जैकब का इतना कहना ही था कि उन्हें स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में नामग्याल जी घर की ओर लौटते हुए दिखाई दिए। रस्सी से बंधा माथे पर लाल सिंदूर लगा बकरा उनके पीछे पीछे चल रहा था। वे अब बाहर झांक ही रहे थे कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आवाज़ गूंजी, क्या देख रहे हैं बाहर? तीनों घबराकर पीछे ऐसे मुड़े मानो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। ये बावर्ची था जो कि रम की बोतल लेकर आया था। उसे देखकर तीनों की जान में जान आई। डर के मारे थॉमस का दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो सांसों को संभालते हुए हंसते हुए बोला, अरे यार तूने तो हमें डरा ही दिया था। 2 पल के लिए मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी। बोतल को बेड के पास लगे टेबल पर रखते हुए बावर्ची बोला, ऐसा क्या देख रहे थे आप लोग कि इतना डर गए?
तो बात संभालते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस हम तो ऐसे ही बाहर के नज़ारे ले रहे थे। बावर्ची ने एक गिलास में रम का पैक बनाया और उसे थॉमस को थमाते हुए बोला, ये लीजिए थॉमस भाई, रम दिल के लिए अच्छी होती है, मैं साथ में खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बावर्ची कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन थॉमस को समझाते हुए बोला, याद है ना, कम पीनी है और ज़्यादा पिलानी है। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। खाने पीने का दौर तकरीबन रात के 12 बजे तक चला। अर्जुन, थॉमस और जैकब ने बावर्ची से नामग्याल जी के बारे में जब भी बात करने की कोशिश की तो वो हर बार बात को टाल गया। इससे उन्हें ये तो यकीन हो गया कि वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानता है, लेकिन बताना नहीं चाहता है। रोज़ की तरह आज रात भी बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन बुखारी के ताप से कमरा गर्म था। पीते पीते एक वक्त ऐसा भी आया कि बावर्ची नशे में इतना धुत हो गया कि उसे कुछ होश नहीं रहा। उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उठ पाता और अपने घर लौटता। इसलिए वो वहीं एक तरफ लुढ़क गया और सो गया। इसके बाद अर्जुन, थॉमस और जैकब ने एक दूसरे की तरफ देखा, इशारों इशारों में बात की। वो जानते थे कि नीचे नामग्याल जी अब तक जाग रहे हैं और शायद उनकी बातें सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैकब ने चुपचाप उठकर लाइट स्विच ऑफ कर दी और तीनों सोने का नाटक करने लगे। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि उन्हें सीढ़ियों से नामग्याल जी के ऊपर आते हुए हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। नामग्याल जी बस ये चेक करने आए थे कि वे लोग सो गए हैं या नहीं। इसके बाद वो उसी खामोशी के साथ वापस लौट गए। पूरे घर में अब बस बावर्ची के तेज खर्राटों की आवाज़ गूंज रही थी। जब ये निश्चित हो गया कि नामग्याल जी सीढ़ियाँ उतर चुके हैं तो जैकब बिना आहट किए उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। चांद की रोशनी में उसने देखा कि नामग्याल जी बकरे को लेकर नदी की ओर जा रहे हैं। जैकब ने धीमे स्वर में बाकियों से कहा, जल्दी करो, नामग्याल जी जा चुके हैं। उन्होंने फटाफट अपने ऊन के कोट पहने, DSLR कैमरा उठाए और बिना शोर किए सीढ़ियाँ उतरकर होमस्टे से बाहर निकल गए। छिपते छिपाते हुए अपनी तय की हुई जगह पर पहुँचे और वहाँ जाकर छिप गए। अर्जुन ने महसूस किया कि आज रात कल के मुकाबले ठंड ज़्यादा थी। ठंड से कंपकपाता हुआ वो नदी किनारे खड़े नामग्याल जी को देखकर धीमे स्वर में बोला, अपना कैमरा तैयार रखो, वो दैत्य आता ही होगा। वो तीनों पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ बैठे उस दैत्य का इंतज़ार करने लगे। अभी बमुश्किल 10 मिनट ही बीते होंगे कि नदी के दूसरे छोर पर झाड़ियों के बीच हुई एक हलचल से वे चौकन्ने हो गए। तभी उन्हें वही दैत्याकार मानव आकृति दिखाई दी जो नामग्याल जी की ओर बढ़ती चली आ रही थी। इस आकृति को देखकर जैकब के होश उड़ गए। वो थर थर कांपने लगा। वो चीखने ही वाला था कि अर्जुन ने अपने हाथ से उसका मुंह ढककर उसे चीखने से रोक दिया। दरअसल उस दैत्य को देखकर जैकब को अपने बचपन की एक कहानी याद आ गई थी जो कि उसके दादाजी ने सुनाई थी। उसके दादा US आर्मी में काम करते थे। वो इतना डर गया था कि कैमरा भी उसके हाथ से गिर गया और इससे पहले कि वो खुद गिर जाता अर्जुन ने उसे संभाल लिया। ये तो शुक्र था कि थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और जल्दी से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। उधर नामग्याल जी ने भी अपने साथ लाए बकरे को उस दैत्य को सौंप दिया। अर्जुन को मालूम था कि अब वो दैत्य वापस लौट जाएगा, इसलिए उसने थॉमस और जैकब को इशारा किया कि उन्हें भी अब जल्द से जल्द होमस्टे वापस लौटना होगा, इससे पहले कि नामग्याल जी वहाँ पहुँच जाएं। वो तेज़ कदमों से होमस्टे की ओर भागे और जैसे ही वहाँ पहुँचकर अपने कमरे में दाखिल हुए तो ये देखकर दंग रह गए कि बावर्ची वहाँ से गायब था। अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं उनका भंडाफोड़ तो नहीं हो चुका है। आखिर वो बावर्ची गया कहाँ? कहीं उसने उन्हें नामग्याल जी के पीछे जाते हुए देख तो नहीं लिया था? इससे पहले कि नामग्याल जी वापस पहुँचे वे तीनों बिस्तर में जाकर दुबक गए। अब उनके पास भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने धीरे से जैकब से पूछा, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान चली जाती, तुम इतना डर क्यों गए थे? जैकब ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ वो दैत्य क्या है। मेरे दादाजी ने मुझे उसके बारे में बताया था। हैरानी भरे लहजे में अर्जुन ने फिर से उससे पूछा, क्या बताया था?
इससे पहले कि जैकब कुछ बोलता, उन्हें निचली मंजिल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। क्या वो बावर्ची था, या फिर नामग्याल जी, या फिर वो दैत्य?